अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़्मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, आज बहुत माजरत। क्यों? क्या करें, खान साहब जो हैं वो कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, नई बात कर देते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई तकरीर कर देते हैं, तो हमें डिस्कस करना पड़ जाती है। मैं तो ये चाहती थी कि हम इतना डिस्कस कुछ ना और करें। है डिस्कस करने को, तो लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं ना। अभी आज हर प्रेस रोज़- कॉन्फ्रेंस में फिर उन्होंने एक नई बात छेड़ दी है, नया शोशा कर हर छोड़ रोज़ देते हैं। इम्पोर्टेंट बात हर रोज़ इम्पोर्टेंट कर देते हैं और हेडलाइंस। हेडलाइंस इसका ये मतलब है कि हम कैदी हैं सब, और वो बेसिकली जो बयानिया है इस मुल्क का और जो सियासत है वो उनके हाथ में है। खान साहब मीडिया में रहने का फ़न भी तो जानते हैं ना। उन्होंने अब ऑपोजिशन में रह के भी जो है वो अपना तो उन्होंने काम निकालना है। कितनी, मेरा ख्याल है कितनी दफ़ा उन्होंने टीवी को एड्रेस किया है। सुना है कि 112 दफ़ा उन्होंने, इतनी दफ़ा तो हो कोई चुका है। 170 के करीब कोई जलसे कर लिए उन्होंने, और कोई 100 से ज़ायद दफ़ा उन्होंने आवाम को एड्रेस किया अपने घर से। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो फिडेल कैस्ट्रो को पता ना आपको, फिडेल कैस्ट्रो का, क्यूबा के जो क्यूबा के इनकलाबी लीडर थे, ये शुरू उन्होंने किया था ये सिलसिला कि हर हफ्ते वो एक लंबी चौड़ी 2-3 घंटे की खड़े होकर और वो अपनी आवाम के साथ रब्ता करते थे। और कहा जाता था कि ये बड़ा बराह रास्त उनका, और इसीलिए इतने अरसे तक वो हुक्मरानी करते रहे, क्योंकि वो हमेशा अपने ख्यालात जो हैं वो आवाम के आगे रखते थे और उनको लेक्चर देते थे। तो खान साहब भी मेरा ख्याल है उसी किस्म के सोच रखते हैं कि हर रोज़ ही बात हो रही। कहते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं इनकलाब लाता हूँ। तो चलिए फिर, और हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, बात करनी पड़ेगी। अब क्या कहा उन्होंने? बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अभी एक और नई डेट आगे की, ये एक अहम पेशरफ्त हुई है कि आगे की डेट जाने की बजाय पीछे को डेट दे दी है। उन्होंने कहा है, पहले कहा था कि 22 दिसंबर को हम ऐलान करेंगे, और अब कहा है कि 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में जो जलसा होने जा रहा है उसमें हम ऐलान करेंगे कि किस तारीख को 2 असेंबलियां जो हैं वो तहलील कर देंगे। अच्छा, तो अब एक ऐलान होगा कि किस तारीख को, 17 को ये बताएंगे कि किस तारीख को वो असेंबलीज डिसॉल्व करें। जी, आज नहीं बता सकते। नहीं, आज नहीं बता सकते, कल भी नहीं बता सकते, 17 को बताएंगे। 17 को बताएंगे, 16 को नहीं बताएंगे। नहीं है? अच्छा, तो ये 17 की क्या अहमियत है, कुछ पता तुम्हें? ये तो तुम्हारी कुछ चिड़िया विड़िया घूम रही है कहीं? नहीं, चिड़िया मेरे पास नहीं है ना सेठी साहब। अच्छा, अब बात यह है कि तो खान साहब कर क्या रहे हैं, यही सवाल है ना, की गेम है खान दी। वो तो देखिए, हमने तो एक दफ़ा नहीं बड़ी बड़ी दफ़ा ये कहा है। आपने याद होगा लॉन्ग मार्च के साथ भी यही हुआ था कि लॉन्ग मार्च आ रही है, इस महीने के आखिर में आ रही है, फिर आ गई, फिर डेट देंगे, फिर डेट दे दी, फिर उसके बाद डेट यू टर्न ले ली। ऐसे ही हुआ ना लॉन्ग मार्च। तो खान साहब मास्टर हैं इस किस्म के, ताकि वो गुफ्तगू जारी रहे, बयानिया जारी रहे, टेंशन रहे, हेडलाइंस हर रोज़ बने। आप देखें हर रोज़ की हेडलाइन खान साहब की होती। तो ये एक और इसी किस्म की ये पेशकदमी है कि खान साहब जो हैं वो अब 17 तारीख तक आपको, जैसे कहते हैं ना, एज सीट पे बैठे होंगे आपके, अब खान साहब क्या डेट देने वाले हैं, क्या डेट देने वाले हैं। तो अब क्या डेट देंगे या नहीं देंगे, देखें, मैं पहली बात आपको ये कह दूं कि वो जिस तरीके से वो डेट देते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो डेट फाइनल डेट हो। पहले तो खींचते हैं कि अब दूंगा, फिर कहते हैं अब देना पड़ जाते, फिर जब देंगे तो फिर उसके बाद उसके अंदर भी गुंजाइश छोड़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि गुंजाइश छोड़ेंगे। अच्छा, जब डेट देंगे तो गुंजाइश छोड़ेंगे, उसके साथ भी कोई इफ़ एंड बट होगा। ओके, अगर ऐसे ना हुआ तो हम उस दिन फलाने दिन हम ये कर देंगे। छोटी सी बात आ जाएगी, डेट लोगों को याद रहेगी और जो साथ आगे पीछे जो चीज़ लगाई होगी, अगर ये ना हुआ, अगर वो ना हुआ, तो फिर हम ये डेट जो है इस डेट तक हम कर देंगे। पहली बात तो ये मेरी पेशेंट हुई है, इस किस्म की चीज़ वो करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये क्यों ये देर कर रहे हैं, जब खुद इनके लोग कहते हैं कि हमें एहसास है इस बात का कि हमारा फ़ायदा है इसके अंदर, तो हम फिर क्यों नहीं करते? इतनी देर हो गई, क्यों नहीं किया? क्या पॉपुलैरिटी इनकी इस वक्त ज़्यादा है या 3 माह पहले ज़्यादा थी? अब तो हर बंदा ये कह रहा है कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, 2 माह पहले ज़्यादा थी। तो अगर क्योंकि उसके बाद बहुत से यू टर्न्स लिए हैं, अपना बयानिया भी बदला है। हाँ, बयानिया भी चेंज कर दिया है। वो सारा एंटी अमेरिकनिज्म जो था, वो ख़त बात जिसके साथ बड़े लोग वाह जी वाह अमेरिका को आंखें दिखा दी, वो सारा फ़र्क हो गया, यू टर्न ले लिया। तो फिर पहले क्यों नहीं की? तो वजह क्या है कि डिले करते जा रहे हैं। अब बात यह है कि लोग ये कहते हैं, इनके लोग, कि जी हमारे लोग खुद नहीं मानते। तो अगर 2 महीने पहले नहीं मानते थे तो क्या आप मान रहे हैं? अब भी नहीं मान रहे। अभी भी तो इख्तिलाफ सामने आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं, पर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हाँ हैं इख्तिलाफात,
ये मसले हैं, ये है, वो है, मगर जब खान कहेगा तो फिर हम लाइन लगा के कर देंगे। और चौधरी भी तैयार हो जाएंगे और सारे महमूद भी तैयार हो जाएगा केपी में एंड सो ऑन। चलें हम मान लेते हैं इनकी बात कि इनके अंदर लोग हैं जो कहते हैं कि अभी मत करें, ठहर जाए मार्च तक, और उसके लिए हमें कुछ पैसे आए हैं, पैसे खर्च करने दें, फिर मार्च में देख लेंगे। खान साहब ने किसी को पहले कंसल्ट नहीं किया था जब उन्होंने ये ऐलान किया कि अब असेंबलीज डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर कंसल्टेशन शुरू की तो पता चला कि चौधरीज भी जो हैं वो भी एक तरफ तो कहते हैं जी जब कहें, ज़ाहिर है यही कहना, ये तो नहीं कह सकते ना। 26 नवंबर को उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐलान करना था ना सेठी साहब। अब मतलब है तो ये सूरत हाल है। तो अब सारे कह रहे हैं जी जब कहेंगे कर देंगे, पर वो कह नहीं रहे हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इतनी आसान बात नहीं है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं अगर इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो मैं ये सुनूँ कि खान कह रहा है 17 तारीख को मैं ऐलान करूँगा कि फ़लाने दिन हम असेंबलियाँ डिसॉल्व करेंगे। इसका मतलब खान का जो प्लान है वो तो हमें पता चल जाएगा ना, हमें कोई जासूसी करने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि कब करेगा। तो खुद कहेगा कि मैं फ़लाने दिन कर रहा हूँ, तो फिर हाँ मेरे पास टाइम होगा ना, मेरे पास दो कदम मैं उठा सकता हूँ इनको रोकने के लिए। को क्या पता चल जाएगा कि फ़लाने दिन फ़लाने महीने में ये करेंगे, तो उससे पहले मैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो इनिशिएट कर दूंगा। हुकूमत को टाइम मिल जाएगा। अगर देखिए ना, अगर वो कहते हैं वो कहते हैं जी कि 17 तारीख को कहते हैं 10 जनवरी को मैं 31 दिसंबर को मैं कर दूंगा डिसॉल्व, ठीक है। उसका मतलब है कि 30 को मैं फेडरल गवर्नमेंट जो है या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर देगी और वो 15-20 दिन खींचेगी उसको। ठीक, जैसे ही वो फारग होंगे वहाँ से, उसके बाद फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाएंगे, उसको भी खींच लेंगे। तो फिर ये बताने की क्या ज़रूरत है कि किस दिन आप ये करना चाह रहे हैं। अगर आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट रोक सकती है आपको, तो या तो आप चाहते हैं कि वो रोके हमें, हम आवाम को भी खुश करें, अपने लोगों को, बड़ा असूली आदमी हूँ मैं नहीं रहूँगा इन असेंबलियों में, मैं डिस्टेबलाइज कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट को भी बताया जा रहा है कि मैं करने जा रहा हूँ, रोक लें मुझे। ये नहीं रोक लें कि अगर रोक सकते हैं, नहीं, रोक लें, मुझे ना करने दें। ठीक, ये मकसद है। तो एक तो ये है कि ये डेट देना जो है ना कि मैं डेट दूंगा, अरे भाई डेट क्यों देते हैं, आप कर दें, आप कल कर दें, परसों कर दें। और अगर आपने आगे भी करनी है तो ये आप डेट क्यों देते हैं। आप कहें जी मैं सोचूंगा, मैं कब दूंगा, फिर एक और डेट दे दें कि जी फलानी डेट को मैं करूँगा। ये तो ना कहें कि फलानी डेट को मैं डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। ये तो सिर्फ इन्विटेशन है टू फेडरल गवर्नमेंट कि आप रोक लें मुझे, प्लीज़ रोक लें। अच्छा, तो एक तो ये। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ भी वो यू टर्न ले लेते हैं, चले फेडरल गवर्नमेंट एक माह खींच लेगी, 1-1.5 महीना खींच लेगी, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ चलाते हो। उसके पास फेडरल गवर्नमेंट के पास पिटिशंस भी हैं। मैंने पहले भी ये कहा है कि वो फिर जा सकते हैं अदालतों में। और वो जो 2 केसेस हैं इनके ख़िलाफ़, एक ये कि क्या हेड ऑफ पार्टी या हेड ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कर सकता है आपको, और उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, उसको भी रिव्यू में फिर जाया जा सकता है। इसी तरीके के साथ वो केस है जो मज़ारी साहब वाला केस है कि जी आपका वोट भी काउंट नहीं होगा, फ्लो क्रॉसिंग में छुट्टी तो हो जाएगी, वोट भी नहीं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, तो अगर वो चैलेंज हो जाता है और वहाँ से कोई रिलीफ मिल जाती है, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डिसोल्यूशन हो। बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट जो है और जरदारी साहब बैठे हुए हैं नंबर लगाने वाले, तो वो तो नंबर 5-10 लोग इधर उधर करके गए। और फिर कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी तो है ना, उनके ख्यालात का भी तो हमें सब पता है ना कि जी वो कहते हैं मार्च तक तो खींचो। तो मैं ये समझता हूँ ये जिसे कहते हैं ना एम्प्टी थ्रेट है, इन्होंने कुछ नहीं करना। ये अगर डेट भी देंगे तो ठीक ठाक ऐसी डेट देंगे जिसके दरमियान में बहुत कुछ हो जाएगा, ताकि वो डेट जो है उसकी काबिलियत नहीं रहेगी। अच्छा सेठी साहब, हम सपोज कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर असेंबलियाँ डिसॉल्व कर देते हैं खान साहब, तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब लेट्स गो देयर। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, मगर इस्टेब्लिशमेंट के 2 मकसद हैं, वो पक्के हैं उस चीज़ के ऊपर। मैं आपको बता दूँ, एक ये कि इस मुल्क में इस वक्त इतनी बड़ा बहरान है मईशत का कि उसको मसला हल करना है हमने। और अगर वो बहरान जो है और ख़राब हो गया या बिगड़ गया, तो ये सारी सियासत ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, तो इंटरवेंशन मार्शल लॉ लगाना पड़ जाएगा।
तो मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई झगड़े की वजह से अगर मईशत ही बैठ जाती है तो वो नहीं चाहेंगे, और वो नहीं चाहते, ये मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेबलाइजेशन जो है ये कंटिन्यू करे। उन्होंने इशारा किया है इसहाक डार साहब को और नून लीग को कि भाई आप ये मईशत जो है इसके ऊपर कोई पीटीआई के साथ बैठ के कुछ चार्टर शार्टर बना लें, ताकि आप अपनी लड़ाई झगड़े करते रहें, मगर जो लड़ाई झगड़े को जो है वो मईशत को नहीं इफेक्ट होना चाहिए। बिकॉज देखिए दो चीज़ों के ऊपर तो इत्तेफाक है ना, एक ये कि जो IMF प्रोग्राम पीटीआई की गवर्नमेंट ने साइन किया, रेकोडिक पीटीआई की गवर्नमेंट ने साइन किया, अब ये इनकी बारी आई है तो इन्होंने वही जो वो साइन कर गए हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं और पीटीआई अपोज कर रही है उनको। तो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि कुछ मोटी मोटी चीज़ें जिसका ताल्लुक नेशनल इंटरेस्ट के साथ है, कौमी मफाद की बात है, उसके ऊपर इनका कुछ तय हो जाए। ठीक। और फिर अगली बात यह है कि जैसे ही वो कुछ तय होता है और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है तो फिर इलेक्शन भी 2-3 माह जल्दी हो सकती है। ठीक, तो क्या ये मुलाकातें इसी सिलसिले में हो रही हैं? ये जो अयाज सादिक साहब और तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब मिले हैं सदर से, और इससे पहले इसहाक डार साहब की मुलाकात हो चुकी है, 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं समझता हूँ कि खान साहब ने भी तस्लीम किया कि मुलाकातें हो रही हैं, कोशिश हमारी हो रही है कोई रास्ता निकले, और इसीलिए खान साहब एक तरफ धमकी देते हैं, दूसरी तरफ टाइम भी देते हैं कि चलो जी बात करो बात आगे बढ़ाओ। मैं कब से कह रहा हूँ कि खान साहब रास्ता ढूंढ रहे हैं फेस सेविंग, तो मतलब है उन्हें शर्मिंदगी है कि उनका कुछ वो जो डिस्टेबलाइजेशन थी गवर्नमेंट की छुट्टी कराने का सड़कों के ज़रिए वो नहीं कामयाब हो रहा, और अब तो इस्टेब्लिशमेंट के भी उनके साथ नहीं है खान साहब के, तो अब वो एक तरफ धमकी है अभी भी, और दूसरी तरफ यही है कि बातचीत चले और कोई रास्ता निकले। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ खान साहब क्या चाहते हैं कि रास्ता किस किस्म का निकालना चाहते हैं। खान साहब को इस बात का फिक्र है कि अगर वो नाअहल हो गए फिर क्या होगा, क्योंकि ये पार्टी के पीछे तो है कोई नहीं, ऐसे नहीं है कि नवाज शरीफ नाअहल हो गया और मरियम और शहबाज भी फारग हो गए और पार्टी टूट गई। खान साहब को अगर नाअहल करार दे दिया जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ठीक, तो फिर क्या होगा, फिर ये पार्टी कहाँ जाएगी, इसका लीडर कौन होगा। खान साहब तो पंजाब के अंदर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लगाने से रहे 4 साल, और कहते रह गए कि बुज़ार को निकालो, किसी और को लगाओ जो 4 काम कर ले, और खान साहब कहते थे नहीं उसकी शायद शोहरत हो जाए तो मुझे चैलेंज ही ना कर दे। ये एटीट्यूड है खान साहब की कि मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 2 कोई नहीं, नंबर 3 कोई नहीं। और वो किसी पर रिलाई भी तो नहीं करते ना। अभी आप ज़िमनी इंतखाबात देख लें कि उनमें जो है वो 9 की 9 नशिस्तों पे वो खुद खड़े हुए। एब्सोल्युटली, अब खुद देख लीजिए आप, इससे क्या, अगर कि आपके पार्टी के लोग खड़े होते वहाँ तो कम से कम ये तो हम कहते हैं कि पार्टी पॉपुलर है। आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर तो हम डाउट ही नहीं करते, मगर पार्टी ने जीतना है ना, सिर्फ आपने तो नहीं जीतना। अच्छा खैर एनीवे, तो अब आपने ये अच्छा पॉइंट रेज किया, खान साहब इज़ लुकिंग फॉर अ वे कि मैं वापस पहुँचूँ वहाँ, तो इसलिए उसमें खान साहब 2 चीज़ें मांग रहे हैं। सर अंदर की बात बताऊँ आप, एक ये वो कहते हैं कि जी हम आ जाते हैं हमारे साथ, एक ये तय कर लें कि इस डेट को होगा इलेक्शन, 2 महीने हम छोड़ते हैं, 2-3 महीने आप छोड़ें, और जून जुलाई बजट के बाद आप कर लें या बजट से पहले कर लें। वो कहेंगे बजट के बाद, ये कहेगा बजट से पहले। कोई एक डेट देते हैं, एक डेट दे ठीक है, डिस्कस कर लें। दूसरी चीज़ ये कि वो कहते हैं कि एक कानून पास करते हैं कि वो जो कानून नून लीग ने और पीटीआई ने मिल के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का किया था, ये चाहते हैं कि अब फिर से एक दफ़ा मिल लिया जाए। अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी होना है तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो जाए, और उसके अंदर हम एक कानून पास कर दें कि अब किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये भी वो अब बिहाइंड द सीन्स बात कर रही है। अच्छा, तीसरी बात ये, वो कहते हैं मेरे ख़िलाफ़ मुझे कन्विक्शन नहीं होगी, मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, मुझे एश्योरेंस दे कि मुझे डिस्क्वालीफाई आप नहीं करेंगे। ये सारे केसेस जो हैं ये या ख़त्म किए जाएँ या इनको बर्फ़ में डाल दिया जाए, फ्रीज़ कर दिया जाए। ये धमकी कि जी आप मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ये बड़ी सीरियस संजीदा किस्म की धमकी है, ये इम्प्लीमेंट भी हो सकती है, और उन्हें डर भी इस बात का है। तो अब ये 3 चीज़ों के ऊपर वो कहते हैं मुकमुका करो मेरे नाल, तो मैं असेंबलियाँ नहीं डिज़ोल्व करता, हम आपको अगले साल तक चलने देते हैं, 6 महीने और ले लें आप। तो ये बात है, ये जो बातें हो रही है ना प्रेसिडेंसी के अंदर, ये इधर घूम रही हैं सारे, और ख़ान साहब वक्त दे रहे हैं कि ये बातें कहीं पहुंच जाएं, ये ना हो कि मैं असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दूं फिर तो रास्ता ही कोई नहीं वापस आने का। और मैं जाते जाते आपको ये कह दूं, मैं फिर पेशन गोई भी करता हूं कि अगर ख़ान साहब ने ये इनके लिए जिस तरीके से ये चाहते हैं
कि वहाँ मुकमका हो जाए, जाके पार्लियामेंट के अंदर मोटे इश्यूज इस तरीके से सेटल हो जाए, जो कि नहीं होंगे। वो बिल्कुल इस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं पास करेगी ये कानून के जी आर्मी चीफ वाला, क्यों करें? इस वक्त तो आराम से बैठे हो, तो खान साहब वाला ही रवैया होगा ना, तो क्यों अभी करें? 3 साल तक वैसे भी टेंशन कोई नहीं टेंशन, तो क्या ज़रूरत है करने की, एक नया महाज खोलने की? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब को फिक्र इस बात का था कि वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, खान साहब ने अगर ये कदम उठा लिया डिसोल्यूशन का, ठीक, अगर ये कर दिया, पहले तो रोकने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, अगर फेल हो जाती है तो खान साहब कामयाब हो जाते हैं, तो फिर याद रखिए मेरा ये पेशन गोई, खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, खान साहब विल बी डिस्क्वालीफाइड, ये केसेस पूरे अपने आखिर तक पहुंचेंगे, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर शायद गिरफ्तार भी हो जाए। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो आवाम के अंदर जो पैगाम जाएगा वो ये जाएगा कि अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट खान के ख़िलाफ़ हो गई हैं, और अगर अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट खान के ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर ये कभी जीत नहीं सकते। ये आम आदमी के अंदर ये एक पैगाम चला जाएगा। तो अगर उस सूरत में खान साहब फिर भी इलेक्शन को लड़ते हैं, खुद तो लड़ नहीं सकेंगे, पार्टी लड़ती है, तो पार्टी नहीं जीत सकेगी इलेक्शन। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब को बड़े गौर से सोचना चाहिए कि ये किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उस जहाँ ये ले जाना चाह रहे हैं वहाँ जाएगा नहीं ये मुल्क। ठीक, सेठी साहब, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे कुछ मामला जो हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर मैं बात करना चाह रही हूँ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर इसी पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, अब चूंकि हम अफ़गानिस्तान पर बात करने जा रहे हैं तो मैं आपका एक क्लिप दिखाना चाह रही हूँ कि आपने अफ़गानिस्तान में जब काबुल को टेक ओवर किया था तालिबान ने, उस वक्त उसके फ़ौरन बाद आपने 27 अगस्त 2021 को एक पेशेन गोई की थी। तालिबान के टेक ओवर के बाद हम देखते हैं कि उन तमाम उम्मीदें जो हमने लगाई हुई थी उसके बरक्स हालात देखते हैं कि जो टीटीपी के स्प्लिंटर ग्रुप्स थे वो उसके बाद फ़ौरन से यूनाइट होने लगे और दहशतगर्दी का ख़तरा भी बढ़ गया हमारे यहाँ। और अभी हम बॉर्डर पर भी कशीदगी देख रहे हैं मुसलसल, और वक्तन फ़वक्तन हमें बॉर्डर बंद भी करना पड़ रहा है, फिर खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। अभी ये चमन के बॉर्डर पर जो कशीदगी हुई है और शहरी आबादी पर फायरिंग हुई है, तो ये तमाम मामलात को देखते हुए, और अभी हमारा एक वफ्द भी गया, वज़ीर ममलकत बराए ख़ारिजा जो हैं हिना रब्बानी खर, उनके अंडर जो है वो वहाँ पर गई और जो है वो मुज़ाकरात किए। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत सारी बातें हुई अंदर के जो मामलात हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुफीद साबित हुआ ये दौरा, हिना रब्बानी खर की तरफ से ये कहा गया। तो आगे क्या होने जा रहा है, मतलब इन तमाम मामलात को देखें तो ये आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या आप देख रहे हैं? देखो, एक साल पहले नज़र आ रहा था 2-3 बातें जिसका जिक्र मैंने किया। एक ये कि टीटीपी जो है, ये जब इनके ऊपर यहाँ से छोड़ के अफ़गानिस्तान में जाके घुस बैठी है, वहाँ जाके कैंप्स बनाएंगे, वही हुआ। ये लोग टीटीपी पाकिस्तान छोड़ के भागी और वहाँ जाके नंगरहार हुए और दूसरी जगह पे अपने कैंप्स बना लिए और वहाँ इकट्ठे हो गए, और वहाँ से अब वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। एक चीज़। दूसरा ये कि मैंने कहा था कि तालिबान जो है उन्हें ख़तरा अंदरूनी होगा, बाहर का अब कोई ख़तरा नहीं होगा, और अंदरूनी हार्ड लाइनर्स जो हैं तालिबान के अंदर भी हैं, और जो आईएस है और बाकी जो वहाँ फोर्सेस हैं अलकायदा वगैरह की, वो तालिबान को हार्ड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे और उनको सॉफ्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि तालिबान ख़ुद कहते हैं कि जी हम तो 20,000 लोग थे, हमने तो अमेरिका को तो डिफीट कर दिया, मगर वो जो हमारे ख़िलाफ़ हमारे लोग ही जो हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हैं वो तो 20,000 से ज़्यादा हैं। टीटीपी जो है यही 20,000 बैठी है वहाँ, और बाकी जो अलकायदा और बाकी 2-3 हैं जो वो 5-6 हज़ार तो वो है, तो वो तालिबान तो उनके साथ कहाँ लड़ सकते हैं। तो इसलिए तालिबान ने तो उनके साथ लिव एंड लेट लिव करना है। अब अगर उनके साथ लिव एंड लेट लिव करना है तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के साथ तो स्टेबिलिटी हो नहीं सकती, अमेरिका के साथ मुआहदे हो नहीं सकते, पाइपलाइंस बन नहीं सकती, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तो वो टेररिस्ट बैठे हैं, वहाँ वो टेररिस्ट जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और वो टेररिस्ट जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो ये मैं कह रहा था कि आगे बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं, स्पेशली फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो फॉर नेबर्स। मैं अब फिर एक पेशन गोई करता हूँ कि अभी तो रूस और चाइना की तरफ से कोई ख़ास इंटरवेंशन और एक्शन नहीं हुआ अगेंस्ट वो जो घुस बैठी हैं, जो एंटी चाइना और एंटी रशिया और एशियन स्टेट्स जो बैठे हुए हैं। ये भी अगले 1 साल के अंदर अंदर आप देखिएगा
कि यहाँ से रेड्स होनी शुरू हो जाएंगी अफ़गानिस्तान से इनटू सेंट्रल एशिया, वो जो ममालिक हैं कंट्रीज़, और उधर सिंकियांग वगैरह में भी, वहाँ भी आपको पता चाइना भी काफ़ी अपसेट हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये सारे डिसरप्ट करने के लिए वहाँ उसके अंदर बैठे हुए हैं। अब आपने देखा कि बड़ी मुश्किल से ये सीज़ फायर करवाई थी जी। पाकिस्तान आर्मी की और टीटीपी की, और टीटीपी ने आके यूनिलैटरली उसको तोड़ दिया और अब अटैक्स होने शुरू हो गए। और यहाँ से पहले जनरल फैज़ गए थे जी, खुद गए थे वो, उसके बाद फिर एक और वक्फ गया था जो कि मौलाना हजरात थे, जो कि रिलीजियस लीडर्स थे, कबायली थे, वो भी नहीं कामयाब हुए। और अब हिना रबानी खर भी गई हैं, और अभी उनसे उनका कोई बयान नहीं आया कि वहाँ क्या मुज़ाकरात हुए और क्या कामयाबी हुई। कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, सिर्फ दोनों तरफ से अलग अलग से बयान दे दिए कि हमारा ये दौरा हमेशा कामयाब रहा। उस वक्त होता है जबकि कोई सक्सेस ना हो, कामयाबी ना हो, तो फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, क्योंकि सवाल के जवाब दे नहीं सकते, तो मुश्किल सवाल पूछते हैं सहाफ़ी लोग। तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस रिलीज़ आप कर दें, एक प्रेस रिलीज़ आप कर दें, हाँ जी सब ठीक है जी, बड़ी अच्छी बातें हुई जी, म्यूचुअली इंटरेस्ट हुआ ये। तो ये बिल्कुल ट्रिप फेल हो गई। जो ये चाहते थे कि जी सीज़ फायर या फिर से हो जाए या उनके साथ और मुज़ाकरात हों, इन्होंने तो उनके कैदी भी थे वो भी छोड़ दिए, मगर फिर भी वो नहीं अपनी बात सुन लो, इनकी बात नहीं मानते। तो ये काफ़ी संजीदा किस्म की सिचुएशन है और ये ख़त्म नहीं होने वाली, और ये किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी जो है सोचनी पड़ेगी कि ये क्या सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी अभी तक तो नहीं इस्तेमाल हो रही, अभी तक तो सिर्फ डिप्लोमेसी चल रही है, और दूसरी तरफ से मिलिट्री स्ट्रैटेजी आ रही है जिसको आप सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं। तो क्या कोई ऑफेंसिव मिलिट्री स्ट्रैटेजी करनी है या नहीं करनी है, कैसे करनी है? तो ये सारे बड़े मुश्किल सवाल हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के लिए। और ये इतनी आसानी के साथ अगर हम ये समझते हैं कि हमारा इंडिया का बहुत बड़ा इशू रहा है, अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी और हिना रबानी खान साहिबा ने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बयान दिए हैं कि जी इंडिया ने ये टेररिज्म करवाई है, हाफिज़ सईद साहब जौहर टाउन वाला वो ठीक है, वो तो बिल्कुल है, और इस पर कोई शक ही नहीं है कि इंडिया का हाथ हर जगह पे है। मैं समझता हूँ तालिबान को भी, अफ़गानिस्तान के जो टीटीपी है उनको भी इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, और बलोच इंसर्जेंट्स की भी हेल्प कर रहा है, और क्यों ना, वो तो अपने मफाद है उनके, वो तो जहाँ से भी उनको मदद मिलेगी वो लेंगे। तो अब बात यह है कि ये काफ़ी सिचुएशन सीरियस हो गई है। एक तरफ इंडिया का प्रॉब्लम, आपने आज खुद ही उसको एक्नॉलेज कर लिया कि अभी, तो अगर आज आप तजारत की बात फिर इंडिया के साथ कोई मजबूरी हो करने जाते हैं तो लोग आपके ये गले डालेंगे, आप तो खुद कहते हैं इंडिया आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो आप वो भी नहीं अब डिप्लोमेसी अब कर सकते। उधर अफगानिस्तान के साथ आपकी डिप्लोमेसी कामयाब नहीं हो रही, ईरान के साथ आपके वैसे ही कोई अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, बुरे नहीं हैं मगर अच्छे भी नहीं हैं। तो मतलब है सारे बॉर्डर्स ही जो है सारे बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम आ रही है, और आप फेंसिंग शुरू हो गई है हर किस्म की, और उधर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, जहाँ स्मगलिंग हो रही है, आप यहाँ से डॉलर नहीं रोक सकते जो जा रहे हैं वहाँ, तो आपने और क्या करना है। तो सेठी साहब, जो अफगानिस्तान वाला मामला है, ख़ासतौर पर तालिबान वाला, तो इसमें तो पीपल्स पार्टी और तालिबान की मुखालफत जो है और उनके ताल्लुकात जो हैं वो हमारे सामने है। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस थी टीटीपी। तो ऐसे में एक हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, तो उनके जो हमारे ख़ारिजा ताल्लुकात जो हैं अफ़गानिस्तान के, ऐसे में कैसे बेहतर हो सकते हैं? मुझे नहीं नज़र आ रहा, ना मुझे इंडिया के साथ बेहतरी नज़र आ रही है तल्लुकात की, ना मुझे अफ़गानिस्तान के साथ नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारी सारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ना, वो काफ़ी अरसे से मिसप्लेस्ड है, वो ठीक नहीं है। हमने एक दुश्मन बना लिए अपने बॉर्डर्स के ऊपर, हमारे साथ ज़्यादतियाँ की उन्होंने, मगर डिप्लोमेसी का ये होता है कि आप ख़त्म करें मामलात को, सेटल करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपने वो नहीं किया, जिसकी वजह से दो चीज़ें हुई हैं। एक, आपके बॉर्डर्स जो हैं वो इनसिक्योर हो गए हैं, अब टेररिज्म आ गई है आपके यहाँ, और दूसरी चीज़ ये कि आपकी मईशत जो है वो इस वक्त सख्त तकलीफ़ में है, और वो तकलीफ़ जो है बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ आपकी तजारत नहीं हो रही, दूसरी तरफ स्मगलिंग हो रही है, दोनों तरफ से आपको प्रेशर पड़ रहा है, और तो इसलिए बड़े बुरे हालात हैं, ये कोई अच्छे होने जा रहे अभी। ठीक, अच्छा सेठी साहब, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर हम रेकोडेक वाले मामले पर बात करेंगे जो 90 की दहाई में शुरू हुआ था। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, रेकोडेक का जो मामला है 90 की दहाई में शुरू हुआ, इसका बैकग्राउंड खासा लंबा चौड़ा है, इस पर हम किसी दिन और प्रोग्राम करेंगे, पूरा प्रोग्राम करेंगे कि ये रेकोडेक मंसूबा क्या है।
अभी इसमें जो अहम डेवलपमेंट हो रही है, जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और उसमें जो हम देख रहे हैं कि JUI फे और BNP मेंगल जो है वो अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है इस मंसूबे की बहाली के हवाले से, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? और दूसरा ये कि क्या ये जो मामला है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कालाबाग डैम जो है वो मुतनाज़ा हो गया था, उसी तरह ये भी कहीं ना कहीं जो है वो मुतनाज़ा होने जा रहा है? तो ये बैकग्राउंड तो पता चल गई हमें कि 1990s में, 90 की दिहाई में मामला शुरू हुआ था, इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, माइनिंग की बात हुई थी, अमेरिकन कंपनी सी ब्रोकन हिल, और फिर ऑस्ट्रेलियन कंपनी, फिर अर्जेंटीनियन कंपनीज ये आ रही हैं जा रही हैं, और 2006 में जाके फिर कोई मुआहदा हुआ था जिसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मेजर रोल था और फॉरेन कंपनी का, और जो कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। फिर वो चैलेंज हो कि 2013 में फ़ैसला आया और उन्होंने कहा कि ये मुआहदा नहीं हो सकता। उसको फिर इन्होंने फॉरेन कंपनीज़ ने इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज कर लिया। वो काफ़ी अरसा वो चलता रहा। फिर आखिर में आके 3-4 साल पहले उन्होंने पहले 11 उन्होंने कहा कि जी हमें $11 अरब आप दें तो फिर ये मामला ख़त्म होगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। हमने इनकार कर दिया, और उसके बाद जब हमने इनकार किया तो फिर ये अदालत में मामला चलता रहा, जिसके बाद कोई $6-6.5 अरब की डज लगी हमें, जो कि हमें देनी है। अदालत के बाहर ही फिर ये मामला सेटल हो गया, तो 6.5। अब वो हमारे पास तो पैसे कोई नहीं। तो अब ये फैसला हुआ कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर कि किसी तरीके के साथ इनको वापस लाया जाए और कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि ये वापस आ जाए, इनको कंसेशन दे दी जाए, और ये जो पैसे हमने देने हैं इसको इसी मुआहदे के अंदर ही ये पैसे वापस हो जाए, उनका कोई फ़ायदा हो जाए, हमारा नुकसान ना हो, और कोई नया रास्ता ढूंढा जाए। तो फिर ये नया रास्ता ढूंढा गया, और ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा था। फाइनली इमरान खान साहब की हुकूमत ने एग्रीमेंट साइन कर दी, और जिसके आखिरी स्टेजेस जो थी वो ये थी कि जी सुप्रीम कोर्ट से और पार्लियामेंट से आपने कानून पास करना है। उसके अंदर एक और चीज़ थी उस मुआहदे के अंदर, उसमें ये था कि 15 दिसंबर से पहले आपने सुप्रीम कोर्ट से इसका ओके लेना है, और उसके बाद आपने कानून पास करना है। ठीक। अगर आप नहीं करेंगे तो ये मुआहदा ख़त्म है, और अगर 15 दिसंबर तक ये नहीं होता तो फिर $1 अरब पर डे आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कितना? $1 अरब पर डे आपको जुर्माना देना पड़ेगा जब तक ये होता नहीं है। अगर आपसे 15 दिसंबर को नहीं होता और 20 दिसंबर को होता है तो $5 अरब का डज लग जाएगी आपको, हर रोज़ आपको देने पड़ेंगे। $4 मिलियन अबाउट $1 बिलियन। और इसके अलावा वो अर्जेंटीनियन कंपनी जो थी उसको आपको $4 मिलियन वैसे ही देने पड़ जाएंगे। $100 मिलियन उनको देने पड़ जाएंगे। $100 मिलियन। $100 मिलियन का मतलब है, मतलब सोच ही रहे, $25 अरब। तो अब ये है कि ये डज लगनी है आपको अगर आपने 15 तक ना किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 माह से ये डिबेट चल रही थी, सारी डिस्कशन हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अंगूठा लगा दिया और कहा बिल्कुल ठीक है और आगे से इसको कोई नहीं छेड़ सकेगा। अब जाके पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने रातों रात जल्दी से इसको पुश किया, नहीं करते तो ये डज लग जानी थी। और उस वक़्त जब वो पास कर दिया, धड़ 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 करो मर के देर होगी, नहीं तो पैसे अगे नहीं है, रोटी पानी वास्ते जो थे उन्होंने पैसे देने ने। तो अब वो हो गया। जैसे ही वो हुआ है तो जो बलोच नेशनलिस्ट हैं उनकी तरफ से आवाज़ खड़ी होगी, आपने तो हमें कंसल्ट ही नहीं किया। मेंगल साहब कहते हैं आपने हमें लूप में नहीं लिया, आपने हमारे साथ बात ही नहीं की। JUI फे भी उनके साथ, और JUI वाले भी जो क्योंकि पश्तून है वहाँ के, उन्होंने बलोचों के साथ खड़ा होना है, वो भी खड़े हो गए उनके साथ कि जी आपने हमें तो बताया ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जो पुरानी एग्रीमेंट थी पहले, वो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नॉकआउट की थी, उसके अंदर 50% बलूचिस्तान का हिस्सा था। अच्छा। और उसके फेडरल गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं था। तो इस दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट ने 25% लिया है। अब ये इशू ये खड़ा हो गया है, जो मेंगल साहब कह रहे हैं आपने हमें कंसल्ट नहीं किया, हमें कम से कम 50 मिलना चाहिए था। और कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। हाँ, कह रहे हैं क्योंकि 18वीं तरमीम के अंदर जो मेजर शेयर जो है वो प्रोविंस को मिलना है, और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने अपना हिस्सा डाल दिया बीच में। तो इस किस्म के मामले इस स्टेज पर खड़े कर दिए गए हैं। इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट का जो मर्ज़ी कर लो, हमने तो इसको पास करना है। मगर चाहिए था इनको कि मेंगल साहब को साथ लेते, उनको बताते, उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो करते, और भी बहुत छोटे छोटे बहुत से इश्यूज़ हैं और उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए था कि सारा सबको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस पे कमेटी बन गई है। अब वो कमेटी तो बन गई है, और मेरा ख्याल है मेंगल साहब ने भी पहले धमकी दी थी कि जी मैं अपनी पार्टी का इकट्ठा करके और हम छोड़ रहे हैं गवर्नमेंट, और JUI वाले भी धमकी दे रहे थे थोड़ी बहुत। तो अब ये फैसला हुआ कि अभी हम नहीं छोड़ते, अभी आप कमेटी बना लें, और एक मेरा ख्याल है रास्ता ढूंढा है
अच्छा। कि इसको चलने दें। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इसका ताल्लुक है। रेकोडिक के स्पेसिफिकली रेकोडिक नहीं है, सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ जाएगी प्रोविंसेस के अंदर, जहाँ 500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट का भी रोल होगा। तो वो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम अभी शोर नहीं डालते, मगर एक हमें वादा करें कि ये जो सारा कानून है ये रेकोडिक के लिए तो ठीक है, मगर अब हो गया जो कि होना था, हम नहीं नेशनल इंटरेस्ट पे करते, मगर कल को फिर आप ये करने जाएंगे तो हम रोक देंगे आपको। और वो जो कानून आपने बनाया है, अभी तो ज़रूरत थी, इसको पास कर देते हैं, मगर फिर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी इसको बाद में। रेकोडिक को हम नहीं हाथ लगाएंगे, ताकि और उसके अंदर डाल दिया जाए कि रेकोडिक ये ऐसे ही रहेगा। मगर आगे अगर कोई आपने इस किस्म की चीज़ करनी है तो हमारी मशावरत के बगैर, अग्रीमेंट के बगैर आप नहीं करेंगे। अलबत्ता ये इंटरेस्टिंग बात है कि बलूचिस्तान की असम्बली ने ओके कर दिया है, सिंध की असम्बली ने ओके कर दिया है, और पंजाब और केपी की असम्बली ने कुछ नहीं किया, जिन्होंने ये सारा कुछ किया था, जिन्होंने ये सारी एग्रीमेंट की थी, वो चुप बैठे हैं, और बाकी असम्बलियाँ ओके कर रही हैं। और नेशनलिस्ट जो हैं, जो कि असम्बली में नहीं है, उनकी उतनी ताकत नहीं है, वो माइनॉरिटी में अपनी प्रोविंस में भी, वो अब दे ऑब्जेक्टिंग टू इट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। इसको चाहिए था इनको कि कोई किसी एक शख्स को लगाते, पॉइंट पर्सन मुसद्दक मलिक को लगा देते या किसी और को लगा देते कि जी आप जाके नेशनलिस्ट के साथ बात करके उनको ऑनलाइन लेके आएँ। ये आखिरी वक्त पे ये जब चीज़ें होती है ना उस्मा, तो बड़ी बदमज़गी हो जाती है। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।